नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। बहुत दिनों के बाद आज आपके सामने आया हूं। कारण था, परिवार में एक मांगलिक कार्यक्रम था, बिटिया का शुभ विवाह। मैंने निर्णय लिया था कि जब तक बिटिया का विदाई नहीं तब तक किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं। आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि बिटिया की सुखद, समृद्ध, संपन्न, शांतिपूर्ण और उत्साह उमंग वाला दाम्पत्य का आशीर्वाद दीजिए और अपने अपने आशीर्वाद को सदैव बनाए रखिए। बच्चे खुश रहें। एक पिता के लिए इससे बड़ा और क्या होगा। आ गए हैं अब आपके पास। बिटिया विदा हो गई 10 दिसंबर को। अब पुनः 10 बजे रात को आपके सामने हमेशा की तरह आता रहूँगा और आपसे आपका आशीर्वाद मांगता रहूँगा। किसी न किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को आपके सामने रखता रहूँगा। तो मित्रों, आज का मुद्दा है विरोधाभासी राजनीति। हमारे देश के राजनीतिक के लोग विरोधाभास की राजनीति को खुलेआम सरेआम सामने रखते हैं और वह यह समझते हैं कि जनता बेवकूफ़ है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कुछ बातें आपको बता देता हूँ, सामने रख देता हूँ जो इधर हाल फिलहाल में हो रहा है। चुनाव हुआ, कहीं हार हुआ, कहीं जीत हुआ। जहाँ जीत हुआ वहाँ ईवीएम ठीक था, जहाँ हार हुआ वहाँ ईवीएम खराब था। यह अब हर भारतवासी को लगने लगा है कि अगर कहीं विपक्ष हारेगी तो वहाँ ईवीएम खराब हो गई, अगर विपक्ष जीतेगी तो वो ईवीएम ठीक होगी। मेरा अपना मानना है कि अगर विरोधाभास की राजनीति ना है तो क्या है, क्योंकि यह ईवीएम की परिकल्पना श्री राजीव गांधी जी का परिकल्पना था। मेरे लिए राजीव गांधी बड़ा आदरणीय है और मैं उनका आदर करता हूँ और उनके लाए हुए इस तकनीक के प्रचार प्रसार और इस्तेमाल का मैं समर्थन करता हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि हम पुनः उस युग में जाएं जो युग बड़ा भयावह और लहूलुहान कर देने वाला था। दुनिया आगे बढ़ती है और राजीव गांधी के पार्टी के लोग, उनके मानने वाले लोग, उनके परिवार के लोग पीछे राष्ट्र को लेके जा रहे हैं। विरोधाभास का ये एक सीधा और जीता जाता उदाहरण है। मित्रों, मेरा अपना मानना है कि अगर आपको ईवीएम से वाकई परेशानी है और आप ये मान चुके हैं कि ईवीएम खराब है, हैक है, नुकसानदायक है और ईवीएम की वजह से भाजपा जीतती है और जब तक ईवीएम रहेगा आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो एक आसान सा सुझाव आपको मैं मुफ्त में दे देता हूं। मैं उसका कोई चार्ज नहीं करूंगा, इस सबके सामने घोषणा कर रहा हूं। पंचायत से लेकर के संसद तक आपने जितने चुनाव जीते हैं वो सब के सब लोग त्याग पत्र दे दें, बोले कि यह उस खराब ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीता गया है जो मैं इल्जाम लगाया हूं। तो अगर मैं भी जीता हूं तो हैक से जीता हूं, खराबी से जीता हूं, प्रभावित करके जीता हूं, ईवीएम का सही इस्तेमाल से नहीं जीता हूं। और आगे घोषणा कर दीजिए कि जब तक हम उसी क्षेत्र में उसी तरीके से जो बैलेट पेपर पर बंदूक लगा करके, चाकू लगा करके एक आदमी गेट पर रोक देता था और अंदर 4-5 आदमी बैलेट पर मोहर मारते थे, 2-4 आदमी उसको बक्से में डाला करते थे, उसी मन लुभावन तरीके से अगर चुनाव नहीं होगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। आप इसको कह दीजिए, देखिए सरकार दबाव में आ जाएगी। क्योंकि सारा विपक्ष अगर चुनाव से बहिष्कार बाहर हो जाए, बहिष्कार कर दे, तो फिर चुनाव किस बात का, लोकतंत्र किस बात का। लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर आप जीतेंगे तो ईवीएम ठीक है, जहां हारेंगे वहीं चुनाव चाहेंगे, यह कैसे हो सकता है। दूसरी बात, राजीव गांधी जी की परिकल्पना को धत्ता बताता हुआ राजीव गांधी जी का परिवार, राजीव गांधी जी की पुत्री सदन में आई, अभी महीना दिन से कम हुआ, वो बड़ा सक्रिय है। एक तो मैं बड़ा खुशी जाहिर करता हूं कि गांधी परिवार का अगला वारिस भी राजनीति में बड़ा सक्रिय है। उनमें राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी जैसा ढीला ढालापन नहीं दिख रहा है। वो बड़ा
बढ़ चढ़ करके फ्रंट फुट से राजनीति पर बैटिंग कर रही हैं और ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। वो सरकार की आलोचना करे या समालोचना करे, लेकिन लोकतंत्र में बोलते रहना, मुद्दे को उठाते रहना शुभ संकेत माना जाता है, अच्छा माना जाता है, लोकतंत्र को मजबूत करने का जरिया माना जाता है। लेकिन विरोधाभास के शिकार वो भी है। जैसे कल उन्होंने फलस्तीन के समर्थन में वैग ले लिया और जिस तरह से सांकेतिक रूप से फलस्तीन का समर्थन किया, वह आज बिल्कुल 360 डिग्री की यू टर्न मार दी। आज उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पर बांग्लादेश के हिंदू के समर्थन में वैग ले लिया। मतलब कल मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी, आज हिंदू तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। मतलब वापस पुनः राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, स्वयं सोनिया और राहुल गांधी के उस सोच को जूतियों तले कुचल दिया, जहां उन लोगों का सोच था कि हम एक गुटनिरपेक्ष देश हैं, हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हमको विदेशी मामलों में विदेश मंत्रालय के माध्यम से ही हस्तक्षेप करने का अधिकार है, हमको इसमें सरकार पर दबाव बनाने का अधिकार नहीं है। विदेशी संपर्क संबंध देश का प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय करेगा। जो बांग्लादेश में हो रहा है, दुनिया उससे आहत है, सिर्फ हिंदू ही नहीं, दुनिया भर के राजनीतिक में और समाज के लोग इसको कंडेम कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। भारत सरकार क्या सेना भेज दे? यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। बांग्लादेश एक दूसरा स्वतंत्र देश है, वहाँ जो हो रहा है वो वहाँ के सरकार को देखना चाहिए। हम सिर्फ मांग करते हैं और भारत का विदेश मंत्री सदन में यह मांग कर चुके हैं, उनके प्रॉपर चैनल के द्वारा मांग कर चुके हैं। तो अब और क्या चाहते हैं आप? मतलब विरोधाभासी राजनीति है कि आप अपने वोटर्स को ये बताइए कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, मैं ही कर रही हूँ। यह विरोधाभास की राजनीति है। सबसे बड़ा विरोधाभास आज लोग सदन में देखने को मिला। वन नेशन वन इलेक्शन पर आज मतदान की बात आई। हालांकि वह संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया, प्रसिद्ध कर दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के व्हिप जारी करने के बाद भी कुछ सांसद अब्सेंट थे। वह क्यों थे? जबकि भाजपा ही बिल लाई है और ये लोग कह रहे हैं कि भाजपा का बिल है, भाजपा की मन स्थिति को दर्शाता है, तो फिर भाजपा के लोगों ने इस तरह के काम क्यों किया? यह विरोधाभास की राजनीति देश जानना चाहता है। मित्रों, देश में विरोधाभास की राजनीति पर जब तक अंकुश नहीं लगेगा, लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। शायद आप लोगों को पता होगा, हमारे राजनीतिक दल के लोगों को पता है कि नहीं है, लोकतंत्र की जड़ें रोज रोज खोखली होती जा रही हैं। आज का युवा पीढ़ी राजनीति से बिल्कुल सक्रिय नहीं है और राजनीति में उसको कहीं कोई दखल नहीं है। उसका एक जीता जाता उदाहरण दे रहा हूँ। 10 दिसंबर को बिटिया की शादी थी। शादी में हमने राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले किसी भी लोगों को नहीं बुलाया था। उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री श्री दयाशंकर सिंह आए थे। वो मंत्री के हैसियत से नहीं आए थे, वो हमारे रिश्तेदार के हैसियत से आए थे, क्योंकि दयाशंकर सिंह जी के मामा, जिसकी वजह से दयाशंकर सिंह उत्तर प्रदेश के राजनीति में सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और मंत्री तक पहुंचे हैं, पार्टी में भी ऊंची पोटी पर पहुंच चुके हैं। वह श्रेय जाता है श्री मैनेजर सिंह जी का। मैनेजर सिंह उनके मामा थे और मैनेजर सिंह मेरे पिताजी के फूफा थे। मेरे घर में उनका ससुराल था, तो वो रिश्तेदार के हैसियत से आए थे, परिवार के हैसियत से आए थे, मंत्री के हैसियत से नहीं आए थे। और जब आए थे तो उनके साथ वो पुलिस वाला लाव लश्कर नहीं था, अकेले आए थे। अब चर्चा मैंने क्यों किया कि कुछ जो बच्चे हमारे बेटे बेटियों की उम्र के और उनके जो बैचमेट और क्लासमेट आए हुए थे, उन्होंने कहा कि अंकल, ये पॉलिटिशियन बुलाए हैं, क्योंकि कई आईएएस अफसर आए थे, कैबिनेट सेक्रेटरी स्तर के लोग आए थे, बड़े ऊंचे ऊंचे आईएएस ऑफिसर्स आए थे, लेकिन बच्चों ने उनके प्रति अपना आकर्षण दिखाया, उनके प्रति आदर दिखाया, लेकिन राजनीति के प्रति नहीं, क्योंकि उनको राजनीति में दिलचस्पी नहीं है। वो ये जानना चाह रहे थे कि कुर्ताधारी आदमी कौन है। सारे बच्चों में से बहुत सारे तो जानते भी नहीं थे कि आदमी कौन है। यह लोकतंत्र को कमजोर करेगा। युवा पीढ़ी ही लोकतंत्र के प्रति उदासीन रहेगी और उनके मन में एक तरह से अनादर का भाव आएगा, तो यह देश का भविष्य कहाँ जा रहा है, यह सोचने वाली बात है। और यह क्यों हो रहा है, इसका कारण है विरोधाभासी राजनीति। मतलब आप सदन में बैठ करके ईमानदारी की बात करते हैं
और बाहर BMW में बैठ करके सफर करते हैं, वो लड़का कहेगा अंदर तो अभी ईमानदारी की बात कर रहे थे और बाहर 4 करोड़ की गाड़ी में चल रहे हैं। यह किस तरह की ईमानदारी है? लड़का जानना चाहते कि भाई मैट्रिक में फेल होने के बाद आवारागर्दी करते थे, चोरी चकारी और छिनतई जैसा काम था, नेता के पीछे लगते लगते संसद MLA बन गए और अब बड़े बड़े महल अटारी फार्म हाउस और अकूत संपत्ति जमा कर लिया। कहाँ से किया? हम तो MBA और इंजीनियरिंग करने के बाद 50,000 रुपये की तनख्वाह मुश्किल से पा रहे हैं। ऐसा कहाँ से, ऐसी कौन सी चिराग मिल गई भाई उनको जिन बाबा की यहाँ दिखाते हैं वहीं से कमाई आने लगती? तो यह विरोधाभासी राजनीति युवाओं के मन स्थिति को प्रभावित करता है, जिस पर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। और इसका एकमात्र उपाय यह है कि जब हम मतदान के समय जाएं तो यह सोचें कि कौन आदमी बरगला रहा है और कौन आदमी काम कर रहा है, उसी को मतदान दें जो काम कर रहा है, उसका बहिष्कार करें जो वर्गला रहा है। अंत में एक बात और बोलूंगा कि विरोधाभासी राजनीति करने वालों को मैं छोटा सा सलाह दे रहा हूं। गांधी परिवार के 3 सदस्य अभी सदन में है। श्रीमती सोनिया गांधी जी राज्यसभा में है और राहुल प्रियंका लोकसभा में है। उज्जवल भविष्य की कामना के साथ एक मांग करता हूं कि ये तीनों लोग कल हमारा बात सुनने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले, जो सदन में बोल रहे हैं, जो माइक पे बोल रहे हैं कि भाई देखिए, हम EVM का विरोध कर रहे हैं, हम जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। फिर पत्रकार पूछेगा कि भाई साहब EVM तो आपके पूज्य पिताजी ही लाए थे, जातीय जनगणना जब आपके पिताजी प्रधानमंत्री थे तो नहीं हुआ, आपकी दादी जी प्रधानमंत्री थे तो नहीं हुआ, आपके दादी के पूज्य पिताजी जो प्रधानमंत्री थे तो नहीं हुआ, आप स्वयं सुपर से ऊपर प्रधानमंत्री थे। कैबिनेट के उस नोट को, कैबिनेट के उस प्रस्ताव को आपने यूं फाड़ के फेंक दिया जैसे आपके घर का रसोई का बिल था। उस पर आपके पूज्य पिताजी इसमें बड़े बड़े लोगों ने, आपके दादी जी के साथ काम किया, राजनीतिकों ने साइन किया था। तो आप इतना सुपर सुपर थे तो जातीय जनगणना का बात मनमोहन सिंह को बोला कि इधर अबे सुन, वो मनु भाई आते, जी बोलिए ना महाराज, मैं क्षमा चाहूंगा मनु भाई के लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल करते हुए, लेकिन आपकी बिहेवियर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता था कि मनु भाई को आप इसी तरह से बुलाते होंगे। मनु भाई मतलब आदरणीय मनमोहन सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार या तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत सरकार। अब बोला बोले जरा मनु, ये क्या कर रहा है तू, जातीय जनगणना क्यों नहीं कर रहा है? आदरणीय मनमोहन सिंह कहते, हजूर जो आपका आज्ञा हो, आपके ही आदेश से तो सब चल रहा है, उस वक्त कहा नहीं करवाए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहिए कि देखिए, मेरे पूज्य पिता श्री राजीव गांधी जी राजनीतिक रूप से अक्षम, अज्ञानी और चीजों को ना समझने वाले व्यक्ति थे, इसीलिए उन्होंने EVM जैसी चीज को इंट्रोड्यूस किया जो गलत है। आप कहिए कि मेरे पूर्वजों में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, स्वयं मेरी माता जी और स्वयं मैं सुपर से ऊपर प्रधानमंत्री, हम सब लोग इसके पहले बेवकूफ थे, अकलमंदी नहीं थी, राजनीतिक समझ नहीं थी। अब हमारा समझ ज्यादा है, अकल दाढ़ निकली है, इसलिए अब मैं जातीय जनगणना की मांग कर रहा हूं। इसके पहले हम गलत थे, इसको नहीं कर पाए। लगा दीजिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान करके, लोगों को कहिए, लोग कहेंगे कि हाँ आप ईमानदार हैं, जातीय जनगणना चाहते हैं। नहीं तो प्रश्न तो उठेगा कि भाई अब तक तो आप ही देश में राज कर रहे थे, तो जातीय जनगणना अब तक काहे नहीं करवाया? अब तक तो आप ही देश में प्रधानमंत्री, तो EVM को काहे नहीं हटाया? इन सब विषय पर बात तो लोग पूछेंगे और अंत में लोग जानना चाहेंगे कि भाई जब से आप राजनीतिक रूप से अछूत होते नजर आ रहे हैं, होते जा रहे हैं, लगातार हार 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 पे हार, हार पे हार और हार पे हार हो रही है, तब आप EVM को बहाना बना रहे हैं, उसको दोष दे करके अपना पाप छुपा रहे हैं। जनता के मुद्दों से सक्रिय न होना, जनता के मुद्दों की समझ न होने की पाप को छुपा रहे हैं, उस भूल को छुपा रहे हैं, उस अक्षमता को उजागर नहीं होने देना चाह रहे हैं, तो लोग तो ये पूछेंगे। इसलिए मैं सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, या अगर कोई रह गया है निष्पक्ष हो, उन सबसे मांग करता हूं कि आप विरोधाभास की राजनीति को छोड़ें, नहीं तो यह लोकतंत्र को कमजोर करेगा। बाकी आप सब समझदार हैं, चीज़ों को समझते हैं, और आपको क्या बताना। आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आऊँगा। आप अपना प्यार बनाए रहिएगा, और सबसे विशेष अनुरोध है कि अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके अपने सभी लोगों में साझा करें, ताकि साझा होने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है, और समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है तो समाप्त होता है।
एक दिन में सारी समस्याएं समाप्त नहीं होगी, यह मैं मानता हूँ, जानता हूँ, लेकिन एक दिन जरूर होगा। इन्हीं उम्मीद के साथ आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे समस्या के साथ रहें। आपके समस्या के साथ मैं हूँ और आपके सामने मुद्दे को रखता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।